क्या लग रहा है किस खेमे में चुनौतियां ज्यादा हैं? क्योंकि चुनौतियां तो दोनों खेमे में, ये हम जानते हैं। देखिए, चुनौतियों की जहां तक बात है कि ये प्रिपरेशन के लेवल को अब एनालाइज करने की आवश्यकता है। कि कितना प्रिपरेशन किसके खेमे में क्या हो रहा है। आप देखिए, जो महागठबंधन है वहां पे अभी सीट शेयरिंग के लिए कोई बैठक तक नहीं हो रही, क्योंकि जो आदमी फैसला करेगा वो इस देश में ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती आरजेडी के सामने है कि भाई निगोशिएट करे या प्लान बनाए, वो कैसे बनाए। अब दूसरी तरफ अगर आप देखिए एनडीए को, तो उसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से न सिर्फ इन लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन हो रहा है, क्योंकि आप गठबंधन बनाते हो लेकिन ग्राउंड में कार्यकर्ता को पता ही नहीं होता कि किस ऑर्गेनाइजेशन का कौन नेता कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस लहजे से अगर आप देखें, मैं अभी बिहार में था, करीब 15 दिन अलग अलग जगहों पे गया, एनडीए की बैठक हो रही है। एनडीए की बैठक का मतलब यह है कि हर विधानसभा क्षेत्र में जो जेडीयू के हैं या हम के हैं या चिराग पासवान की पार्टी के हैं, बीजेपी के लोग हैं, इन लोगों के अपनी अपनी रैलियां हो रही है अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में। कहने का मतलब यह है कि एज फार एज प्रिपरेशन इज कंसर्न, उसमें इस वक्त एनडीए खेमा बहुत आगे निकला हुआ है। नंबर 2 कि जिस तरीके से जो प्रिपरेशन, अगर आप देखिए, अगर पॉलिटिकली अगर आप देखें तो क्या नैरेटिव विपक्ष लेकर के आ रहा है नीतीश कुमार के साथ के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, नैरेटिव शून्य हो चुका है। कोई ऐसा मुद्दा अभी तक सामने नहीं आया। इनफैक्ट अगर ये कहें कि इस पूरे चुनाव के अंदर एक अलग थर्ड एलिमेंट प्रशांत किशोर का है, वो मीडिया स्पेस ज्यादा ले रहे हैं और जो मेन चैलेंजर है वो मीडिया से और सुर्खियों से वो गायब है। वो तो ये मुझे लग रहा है कि जो आज जो घोषणा हो रही है बहुत, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है डॉक्टर मनीष। आप ये कह रहे हैं कि जैसे प्रशांत किशोर हैं वो मीडिया स्पेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं, जो मेन चैलेंजर्स हैं समीर जी, डॉक्टर मनीष कह रहे हैं कि वो शायद अभी उस तरह से अगर मैं कहूं साक्षात्कार, शायद उनसे भी इसलिए भी बचा जा रहा है क्योंकि वहां सीट शेयरिंग की एक दिक्कत है। क्या खबरें ये भी आ रही है समीर जी कि कांग्रेस चाह रही है उन्हें 100 सीटें मिले, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि उतनी दी जाए? निश्चित रूप से अभी सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में जिस तरीके से उठापटक चल रही है, कहा यह जा रहा है कि 130 सीटों पर अभी आरजेडी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को 55 सीटें का ऑफर किया गया है, जो माले है उसको 35 सीटों का ऑफर दिया गया है। और मुकेश सहनी को वीआईपी को 20 सीटों का ऑफर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक घोषणा इनकी तरफ से नहीं हुई। और मुझे लग रहा है कि इस समय जब चुनाव इतना महत्वपूर्ण है राहुल गांधी के लिए, इस समय राहुल गांधी को विदेश में जाने से बेहतर बिहार में बैठकर अपने पार्टी के नेताओं के संग, प्रदेश अध्यक्ष के संग, जो चुनाव प्रभारी है कृष्णा लोगों के साथ मिलकर, तेजस्वी के साथ मिलकर सीटों का निपटारा करना चाहिए था। कैसा घोषणा पत्र होगा, नीतीश कुमार के 20 सालों कैसे एक्सपोज करना है, कैसे चुनाव लड़ना है, इस पर चर्चा करनी थी। उस समय राहुल गांधी, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का काम देखिए, जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया, जिस दिन केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाया गया, सीआर पाटिल को सह प्रभारी बना दिया, 24 घंटे के भीतर ये बिहार चले गए। उस संगठन की बैठक लेना शुरू कर दी उन्होंने, नीतीश कुमार के साथ बैठक कर ली। तो संगठन भारतीय जनता पार्टी का कैसा काम करता है राहुल गांधी कम से कम ये तो देखे। अब राहुल गांधी विदेश में फैसला कौन लेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी अस्पताल से वो डिस्चार्ज हुए, बिना राहुल गांधी का कोई फैसला हो नहीं सकता। तो ऐसे अगर आप चुनाव में जाओगे, आज चुनाव आयोग की घोषणा होने जा रही है, और आप देखिए जब उपराष्ट्रपति का चुनाव था 9 तारीख को वोटिंग थी, राहुल गांधी उस समय भी विदेश में थे, सिर्फ वोटिंग करने के दिन सुबह आते हैं। तो ये बताता है कि राहुल गांधी चुनाव को कितनी गंभीरता से लेते हैं। और फिर जैसे राहुल गांधी जितनी गंभीरता से चुनाव को लेते हैं, बिहार की जनता और देश का मतदाता भी उतनी ही गंभीरता से कांग्रेस को लेता है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का जो हर्ष है उसी के कारण हो रहा है। और आज जब चुनाव आयोग घोषणा करेगा तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग शायद 2 या 1 फेज में घोषित करेगा, क्योंकि अगर 2020 का चुनाव देखे तो 3 फेज में घोषित हुआ था, 2015 का 5 चरणों में, 2010 का 6 चरणों में घोषित हुआ था। लेकिन अगर देखिए, मैं समीर जी एक बात और भी समझना चाह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हम आरजेडी और कांग्रेस वाले खेमे में ही दिक्कतें हो रही हैं, यहाँ भी दिक्कतें हैं। यहाँ भी चिराग पासवान, डॉक्टर मनीष कह रहे हैं कि उनको सीटें चाहिए, वहां जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है वो भी कह रहे हैं हम भी चाह रही है हमें सीटें दीजिए। तो ऐसे में इनके लिए भी बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल इस वक्त हो रहा है, खासकर चिराग पासवान की पार्टी, क्योंकि वो अच्छा खासा एक दबदबा रखते हैं और वो जानते हैं वो सेंटर में भी उनके साथ। देखिए, सबसे बड़ी जो डिफरेंस है दोनों साइड में, वो डिफरेंस ये है
कि जहां तक एनडीए की बात है, चाहे चिराग पासवान है या फिर हम की पार्टी है, इनके जो टॉप लीडर हैं वो केंद्र में मंत्री हैं। समझने की बात यह है कि इसलिए निगोशिएशन करना इधर एनडीए में आसान है कि Important, कोई yes. अगर आप ये समझिए कि मांझी साहब वो कुछ 3-4 सीटों के चक्कर में वो अपने मंत्री पद को खोना नहीं चाहेंगे। ये नॉर्मल, ये निगोशिएशन और जिसको कह सकते हैं कि नफा नुकसान का कहानी है। ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान अपने मंत्री पद को त्याग करके वो बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर के आए, क्योंकि उनको मालूम है कि इनको न मुख्यमंत्री बनना है न डिप्टी सीएम बनना है। इनकी पास इतनी शख्सियत भी नहीं है कि अकेले हर जगह चुनाव लड़ सकते हो। पिछले बार भी उन्होंने जो काम किया तो हर सीट पे तो वो नहीं लड़ पाए। तो बहुत सारी चीजें हैं। द ओनली डिफरेंस जो है कि एनडीए के पास, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के पास निगोशिएट करने का स्पेस है। वहां जिनके साथ इनकी बातचीत हो रही है वो ऑलरेडी मंत्री बने हुए हैं केंद्र के अंदर में, इसलिए निगोशिएशंस या प्रॉब्लम्स उतना ज्यादा इनके सामने नहीं है। जबकि अगर आप महागठबंधन की बात करें, रोज लिस्ट लंबी हो रही है। अब सीपीआई और सीपीएम वाले वो तो बकायदा मीडिया के लोगों को आकर के बता रहे कि हमने तो 35 सीटों का लिस्ट दे दिया। उधर सीपीआई एमएल वाले बोल रहे हैं कि हमने तो 40 सीटों का डिमांड रखा है कि इस चुनाव में हम अपने संगठन को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो 75 सीटें तो उधर ही चली गई। और एक डिप्टी सीएम बनने की कोशिश में है ये मुकेश सहनी साहब, वो कह रहे हैं कि कम से कम 60 और डिप्टी सीएम भी चाहिए। तो इनके साथ दिक्कत क्या है कि राजद के साथ तेजस्वी यादव के पास निगोशिएट करने का स्पेस इनके पास कम है। भारतीय जनता पार्टी इज वेल प्लेस्ड कि वो अपने जो सहयोगी पार्टनर्स हैं उनके साथ वो निगोशिएट कर सके। ये सारी चीजें देखिए, चुनाव होगा, गठबंधन होगा। ये तो बहुत हद तक सीएम, डिप्टी सीएम दावे, ये बहुत हद तक चुनावी नतीजों पर भी निर्भर करता है। हमने कई चुनाव देखे हैं, कौन कितनी सीटें लाता है, उसके बाद बार्गेनिंग पावर कैसे बढ़ जाती है, घट जाती है। जो आज दम दिखा रहे हैं वो कैसे बेदम हो जाते हैं चुनाव नतीजे आने के बाद, ये भी हमने देखा है। बहरहाल एक बार देख लेते हैं कि बिहार के दरभंगा में असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। हमारे 50 से ज्यादा सांसद होते तो वक्फ नहीं आता, वो ये वाला दाव खेल रहे हैं। बिहार की 19% मुस्लिम आबादी का कोई नेता नहीं है, कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। सुनिए। भारत की पार्लियामेंट में मुसलमानों की आबादी के लिहाज से कम हमारे 50 से 55 एमपी जीत कर आना चाहिए था। मगर आज भारत की पार्लियामेंट में कितने हैं? 22 या 23 उतने पार्लियामान हैं। अगर आज भारत की पार्लियामेंट में 50 से ज्यादा मुस्लिम अराकीन या पार्लियामान होते, अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एमपी नहीं होता बल्कि मेरे साथ अगर अख्तरुल ईमान और इम्तियाज जलील साहब होते, आप अपने दिलों पर हाथ रखकर मेरी इस बात को सोचिए कि क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कानून बनाता जिससे वक्फ की जायदादों को हमसे छीन सकता था क्या?